जरा सोचिए, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो लाखों लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन अब भारत में इसे बचाने के लिए एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। तो चलिए समझते हैं अरावली पर लगे इस माइनिंग बैन के बारे में। सवाल बहुत बड़ा है ना, कि आखिर एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला को तबाही से कैसे बचाया जाए। और भारत सरकार ने इसका एक बहुत ही, कह सकते हैं, बोल्ड जवाब दिया है। तो समझते हैं कि ये कदम आखिर इतना जरूरी क्यों है और इसके असल मायने क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फैसला लेने की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक चेन नहीं है, ये एक लाइफलाइन है, एक ऐसी जीवन रेखा जो दशकों से बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस पूरे इलाके का वजूद, इसका एग्जिस्टेंस अरावली पर ही टिका है। और उसकी सेहत का सीधा असर करोड़ों लोगों की जिंदगी और उनके भविष्य पर पड़ता है। तो असल दिक्कत की जड़ क्या है? वो है बेहिसाब और गैर कानूनी माइनिंग। इसने न सिर्फ वहां की लोकल इकोलॉजी को तबाह कर दिया, बल्कि नेशनल कैपिटल रीजन मतलब एनसीआर के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था। इसीलिए फौरन कुछ करना बहुत जरूरी हो गया था। तो इस सीरियस सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने एक बहुत ही सख्त और एक डिसाइसिव फैसला लिया। और वो फैसला ये था, केंद्र सरकार ने किसी भी नए माइनिंग लीज को जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ये वाकई एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला है। और हां, ये कोई छोटा मोटा लोकल बैन नहीं है। ये आदेश गुजरात से लेकर दिल्ली तक पूरी की पूरी अरावली रेंज पर लागू होता है। मकसद साफ है, इस पर्वत श्रृंखला को टूटने से बचाना, इसे एक बनाए रखना। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बैन लगा देना काफी है? जवाब है नहीं। सरकार इसके लिए एक पूरा साइंटिफिक फ्रेमवर्क, एक वैज्ञानिक ढांचा भी तैयार कर रही है। और इस बड़े काम की जिम्मेदारी दी गई है ICFRE को, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन को। ये देश की टॉप साइंटिफिक बॉडीज में से एक है और अब यही अरावली के लिए एक डिटेल्ड माइनिंग प्लान बनाएगी। अच्छा, तो ये प्लान काम कैसे करेगा? इसके 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ये पता लगाना कि ये इलाका कितना इंसानी दबाव झेल सकता है। स्टेप 2, उन सेंसिटिव जोन्स की पहचान करना जहां कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। और स्टेप 3, प्लान को फाइनल करने से पहले आम लोगों से भी फीडबैक लिया जाएगा। ये जो शब्द है इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी, सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। ये समझिए कि ये एक लक्ष्मण रेखा है, जिसके आगे कोई भी एक्टिविटी उस इकोसिस्टम को हमेशा के लिए बर्बाद कर सकती है। और यही इस पूरे प्लान का साइंटिफिक बेस है। और एक बात साफ है, जो माइंस पहले से चल रही हैं, उन्हें कोई छूट नहीं मिलने वाली। उन्हें भी अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स और पहले से कहीं ज्यादा सख्त एनवायरमेंटल नियमों को मानना ही होगा। पर सवाल यह है कि आखिर सरकार इतना सब कुछ कर क्यों रही है? अरावली में ऐसा क्या खास है कि उसे बचाने के लिए इतने बड़े लेवल पर काम हो रहा है? देखिए, अरावली एक साथ कई जरूरी रोल निभाती है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़कर दिल्ली और हरियाणा के हरे भरे मैदानों तक आने से रोकती है। ये ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और तो और ये अनगिनत नदियों और वाइल्ड लाइफ का घर भी है। इस पूरे कॉन्जर्वेशन एफर्ट का स्केल समझने के लिए जरा इस आंकड़े को देखिए। करीब करीब 80% अरावली सिर्फ एक राज्य राजस्थान में है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। गुजरात से दिल्ली तक ये पूरी रेंज करीब 692 किलोमीटर लंबी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1727 मीटर ऊंची है, जो बताती है कि ये कितनी विशाल हैं। तो जब इन सब आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर साफ होती है। अकेले राजस्थान में 550 किलोमीटर की लंबाई, 15 जिलों की जिंदगी इससे जुड़ी हुई है। ये नंबर्स खुद ही कहानी बयां करते हैं कि ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और जिंदा इकोसिस्टम है। तो इन सब बदलावों के बाद अरावली का भविष्य कैसा दिखता है? मतलब जमीन पर अब नई हकीकत क्या है? ये जो तब और अब की तुलना है, ये पूरी सिचुएशन को एकदम साफ कर देती है। नई माइनिंग लीज अब पूरी तरह से बैन है और जो पुरानी माइंस हैं, उन्हें बहुत ही सख्त नियमों और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम करना पड़ेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। तो ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, ये असल में एक हिस्टोरिकल और एनवायरमेंटल माइलस्टोन है।
दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन्स में से एक को बचाने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। सरकार ने एक हिम्मत भरा कदम तो उठा लिया है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या ये बैन इस बेशकीमती धरोहर के भविष्य को बचाने के लिए काफ़ी होगा? इसका जवाब, खैर, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।